नमस्कार दोस्तों। हर किसी की आंखों में वह खौफनाक मंजर एक दहशत की तरह भर गया है। वो मौत का सन्नाटा, वो चीखें, वो रोते तड़पते परिवारों का दर्द, वो बेगुनाह जाने और उस पर संवेदनहीन सियासत का शर्मनाक चेहरा, जिसके पास किसी भी मौत का न तो कभी कोई जवाब होता है, न जवाबदेही, न आंखों में कोई हया, न कोई अफसोस। हादसे प्लेन के हों, रेल के हों, नाव डूबने के हों, पुल टूटने के हों, भगदड़ के हों, जातीय हिंसा के हों, मौत का आंकड़ा 50 हो, 100 हो, 500 हो, फर्क क्या पड़ता है। हमारे सियासतदानों के लिए वो महज हादसे हैं जिसे रोका नहीं जा सकता। जांच कमेटियां, मुआवजे, दौरे और फिर लौटकर वही चुनावी राजनीति के दांव पेच। बहस मुबाहिसे, आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब, टीवी पर बहसें। अभिव्यक्ति में इस बार बात हादसों की इसी संस्कृति और संवेदनहीन सियासत की। मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजाला हो, न अभी रात न दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। ये पंक्तियां गुलजार साहब की हैं। फिल्म आनंद में इसे बाबू मोशाय यानी अमिताभ बच्चन ने आवाज़ दी थी और आनंद सहगल यानी राजेश खन्ना ने जिन पंक्तियों को यादगार बनाया था वह भी सुनिए। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है जहां पनाह, जिसे न तो आप बदल सकते हैं न मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में इतने सारे लोगों को ऊपर वाले के हाथ में बंधी डोर ने उठाया या अपने देश में कदम कदम पर फैली भयानक लापरवाहियों ने। यहाँ मौत एक कविता बनकर आई या जानबूझकर लाई गई। हर तरफ हादसे को लेकर बहसें हो रही हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स और अखबारों में रोज़ रोज़ नई नई थ्योरीज आ रही हैं, कहानियाँ बताई जा रही हैं। यहाँ 350 लोगों की जान से ज़्यादा अहम हो गया अपने पीएम साहब का दौरा, उनकी तस्वीरें और अपने गृह मंत्री साहब की वो बात कि हादसे को तो रोका नहीं जा सकता। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। यानी ये तो महज एक दुर्घटना थी, अब हो ही गई तो हम क्या करें। संवेदना जता सकते हैं, मुआवजा दे सकते हैं, दुख जता सकते हैं, लेकिन आपकी उन लापरवाहियों का क्या जिनकी वजह से ये जानें गईं। एयर इंडिया आपसे चला नहीं तो जहाज़ों के पुराने बेड़े के साथ टाटा को सौंप दिया। रेलवे आपसे संभलती नहीं तो उसे निजी हाथों के हवाले कर दिया। कुंभ की भीड़ को संभालने का ठेका किसी और को दे दिया। हादसे हों तो हुआ करें, भगदड़ हो तो हुआ करे, लोग मरें तो मरा करें, मणिपुर में हिंसा हो तो हुआ करे। हम इसी बात से खुश हो लेते हैं कि देखिए जी, इतने भयानक हादसे के बाद भी भगवत गीता बच गई, एक खुशनसीब भी बच निकला। लेकिन जो चले गए उनका क्या। मुआवजों से न तो जिंदगी लौटती है, न परिवार का दर्द कम होता है। पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के परिवारों का दर्द क्या आपके ऑपरेशन सिंदूर के जश्न ने कम कर दिया। क्या उन्हें इंसाफ मिल गया, क्या दुनिया में आपका डंका बज गया। दरअसल मौत एक दार्शनिक शब्द है और इसके दर्शन को हमेशा ईश्वर से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्या हम इन असमय मौतों को भी ईश्वर की मर्जी मान सकते हैं। क्या इस देश की मौजूदा सियासत के लिए मौत के यही मायने हैं। हमारे कवि इस बारे में क्या कहते हैं ये भी सुनना जरूरी है। हमारे देश में जहाँ पत्थरों की मूर्तियों की पूजा होती है, पशुओं की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, वहाँ मनुष्यों की कोई
कीमत क्यों नहीं है। और हम ये देखते हैं कि दुनिया के जो छोटे देश हैं, जैसे कि नौरू है जिसकी आबादी 12-13 हज़ार है, ऐसे कोई 10 देश अगर हम मिला लें, उनकी पूरी आबादी मिला लें, उससे ज़्यादा हर साल हमारे यहाँ सड़कों पे लोग दम तोड़ देते हैं। उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है वो आत्महत्याएं कर लेते हैं। अब इनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सब रोकी जा सकते हैं। इसी तरह से अगर कम से कम 20 देश मिला लें, उनकी कुल आबादी उससे ज़्यादा, तो हर साल हमारे यहाँ अकाल मौत लोग मरते हैं और छोटी छोटी बातों पे लोग मरते हैं। मैनहोल पे ढक्कन नहीं है तो सैकड़ों लोग उसी में मारे जाते हैं। तो अब वो मुझे याद आता है कि मैंने खबर पढ़ी थी कि पोलैंड में 10 खान मजदूर को, तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत खतरे होते ही हैं, तो 10 मजदूर मरे थे खान में, कोयले की खान में। तो वहाँ पे राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया पोलैंड में और झंडा झुकाया गया। मैं पोलैंड गया तो इस बात को बाकायदा उसकी पुष्टि की मैंने, क्योंकि बहुत चौंकाने वाली बात थी। ऐसी बात हम अपने देश में देखते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, आए दिन मारे जाते हैं। इधर देखिए अभी वो बिल्कुल ताज़ा कि हेलीकॉप्टर में अभी मरे हैं 5 लोग, और उससे पहले 1 हफ्ते पहले भी ये दुर्घटना हुई थी। 1 महीने के अंदर ही कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अभी 1 मिनट में 275 के करीब जो विमान दुर्घटना हुई है, लोग मारे गए। सवाल ये है कि हमारी सरकारें इतनी संवेदनहीन क्यों हैं? कहीं कोई जवाबदेही नहीं होती, कहीं कोई। अब याद आता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जब एक दुर्घटना हुई थी जिसमें किसी को खरोंच भी नहीं आई थी, मालगाड़ी की दुर्घटना थी, और उसके लिए उन्होंने रेल मंत्री के नाते इस्तीफा दिया था, अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। और भी इस तरह के हुए हैं। तो ये हमारी नैतिकता कहाँ खो गई है, जवाबदेही कहाँ खो गई है। हम एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, उसमें कोई जवाबदेही नहीं, किसी तरह की कोई संवेदनशीलता नहीं। और आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, फिर वो मुआवजे घोषित हो जाते हैं, फिर वो औपचारिक बयान जारी हो जाते हैं, और वो समिति बैठ जाती है, फिर उनकी रिपोर्ट का क्या होता है कुछ पता नहीं। हमारे देश में मनुष्यों के लिए, मनुष्यों की गरिमा के लिए, मनुष्यों के सम्मान के लिए किसी तरह की कोई संवेदनशीलता क्यों नहीं। अपनी ये गज़ल का एक शेर मुझे याद आता है कि आदमी की भी काश हो कीमत, आदमी की भी काश हो कीमत, रोज खूब पत्थर तो पूजे जाते हैं, कुछ इस तरह की बात है। तो वही वाली बात है कि काश हमारी सरकारें संवेदनशील हों। संवेदनहीनता है, हमारी जो क्रूरता है, उसने हमें सिर्फ यही नहीं क्षति पहुंचाया है कि मानवीय संवेदना के ह्रास से हम लोगों की पीड़ाओं में शामिल नहीं हो पाए, यही नहीं हुआ है। इस क्रूरता और संवेदनहीनता ने भारत की पहचान को भी धूमिल करने में भूमिका निभाई है, और इसके साथ ही हम अपने दुश्मन देश को, पाकिस्तान जैसे देश को ज़्यादा मजबूत बनाने में भी हमारी इस क्रूरता और संवेदनहीनता की भूमिका हो गई है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पर मत देखिए कि इस दुर्घटना में लोग मारे गए और प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई ये क्यों करेंगे? ये तो मान के चलते हैं कि हम नहीं करना। हमारे इसके पहले क्या होता था कि रेल दुर्घटना हो तो रेल मंत्री इस्तीफा देते रहे हैं। कोई बड़ी दुर्घटना, मुंबई कांड के बाद भी गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, लेकिन पहलगाम काम के बाद तो गृह मंत्री ने इस्तीफा कौन पूछे, उनसे किसी ने मांग तक नहीं किया। तो ये चीज़ें तो हैं, ये सब सतह पर दिखती हैं, लेकिन इसका जो बड़ा व्यापक प्रभाव ये पड़ रहा है कि राष्ट्र संकट में जा रहा है। भारतीय राष्ट्र की पहचान संकट में आ गई है इनकी संवेदनहीनता के कारण। ये सबसे बड़ा और व्यापक प्रभाव है, इस पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। साहित्य की दुनिया की संवेदनशील शख्सियतें मानती हैं कि ये हादसे यूं ही नहीं हो जाते, इसके पीछे व्यवस्था और सरकार की नाकामी है। मौत को लेकर सत्ता का संवेदनहीन चेहरा अक्सर सामने आता है। संवेदनाएं हैं क्या या मात्र औपचारिकता है? सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों का तेजी से ह्रास हुआ है। सरकारें जिम्मेदारियां लेती थी, मंत्री इस्तीफा तक दे देते थे। आज गृह मंत्री कहते हैं कि हादसों को
रोका नहीं जा सकता है। यह कहना गैर जिम्मेदारी, लापरवाही और अव्यवस्था को क्या सर्टिफिकेट देना नहीं है? जिनकी जिम्मेदारी है और जिन्हें जिम्मेदारी लेनी है वे ही उस भाग रहे हैं। कोरोना के दौरान आपदा में अवसर की तलाश की गई। मणिपुर 1.5 साल से अशांत है। प्रधानमंत्री जी के पांव अपने देश में टिकते नहीं, वे सारी दुनिया घूमते हैं, लेकिन मणिपुर उनके एजेंडे से बाहर है। हम तो ऐसे समय में जी रहे हैं जब जीना कठिन हो गया है और मरना आसान हो गया है। एक कविता है कि यह कैसी मृत्यु जो हादसे की तरह आती है और पलक झपकते ही सैकड़ों की जान लेकर जाती है। हम रावण जलाते हैं और खुद जल जाते हैं। असत्य और सत्य के खेल में असत्य ही सत्य बन जाता है। त्योहार जो खुशियाँ लेकर आता है वही जिंदगी भर का गम दे जाता है। यह कैसा वक्त है कि ऐसा ही वक्त है जिसमें जीना कठिन है, मरना आसान है। जीना कठिन है, मरना आसान है। एक किशोर को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए कि उसने जो विमान दुर्घटना हुई उसका वीडियो बनाया और भय या कौतुक में उसने अपने मित्रों और अपने माता पिता को भेजा। उनके जरिए वो वायरल हुआ। व्यवस्था यह नहीं करती कि दुर्घटनाएं ना हों। व्यवस्था यह नहीं करती कि चूक कहाँ हुई। वह यह नहीं देखती कि कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिक मारे क्यों गए। उनकी खबरें बताने, लिखने, बोलने वालों पर आक्रमण करती है। दरअसल साहित्य की दुनिया हो या संस्कृति की दुनिया, यहाँ भी सवाल वही उठते हैं जो आम आदमी के सवाल हैं। जिंदगी से जुड़े सवाल हैं, सुरक्षा से जुड़े सवाल हैं। हम जिस देश में रहते हैं, अपनी हर ज़रूरत के लिए, यात्रा के लिए, सड़कों पर चलने के लिए और जिंदगी जीने के लिए कदम कदम पर टैक्स देते हैं, तो क्या हमारी सरकार, हमारा ये पूरा तंत्र हमें जीने की आज़ादी भी नहीं दे सकता? सवाल गंभीर है, आप भी सोचिए। बेशक देश दर्द में डूबा हो, लेकिन साहित्य संस्कृति की गतिविधियां अलग अलग शहरों में बदस्तूर जारी हैं। दुनिया अपनी रफ्तार में चलती रहती है। तो डालते हैं एक नज़र कुछ ऐसी ही गतिविधियों पर अपने सेगमेंट हलचल में। देश के जाने माने पेंटर और कलाकार सुरेंद्र पाल जोशी की याद में जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें 18 से 30 साल के युवा कलाकारों की प्रतिभा को सामने लाने की कोशिश की गई। स्मृति के नाम से हो रही इस अखिल भारतीय युवा कलाकार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। उन्होंने युवा कलाकारों को सम्मानित भी किया। इन कलाकारों के काम को यहाँ के मशहूर कलाकारों और कला प्रेमियों की जूरी ने प्रदर्शनी के लिए चुना है। सुरेंद्र जोशी के काम और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में यहाँ के युवा कलाकार अहम भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इन दिनों वर्ली आर्ट पर एक प्रदर्शनी चल रही है, जिसमें इस कला की बारीकियों को सामने लाने की कोशिश की गई है। इस दौरान धरोहरों पर केंद्रित एक अहम चर्चा भी हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि धरोहर सबके लिए है और इन्हें सबके लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। इस चर्चा में डॉक्टर अतहर फारूकी, प्रोफेसर विजय लक्ष्मी सिंह, सैयद फरीद अहमद, डॉक्टर मृणमोय राय समेत कई वक्ताओं ने हिस्सा लिया। वर्ली आर्ट पर लगी प्रदर्शनी और कार्यशाला का उद्घाटन केंद्र के सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने किया। अस्मिता थिएटर ग्रुप के निर्देशक अरविंद गौड़ को थिएटर क्षेत्र में अहम योगदान के लिए प्रतिष्ठित बलराज साहनी राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया।
शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित 70वीं अखिल भारतीय नाटक और नृत्य प्रतियोगिता के आखिरी दिन अरविंद गौड़ को ये सम्मान दिया गया। इसके अलावा उत्तराखंड के श्रीश डोभाल को भी ये सम्मान दिया गया। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन 1974 से लगातार हर साल ये आयोजन करती है। अभिव्यक्ति में इस बार के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।